नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के दोस्तों। विश यू एंड योर फैमिली ए वेरी गुड हैप्पी न्यू ईयर 2025 फॉर ऑल ऑफ देम फ्रॉम माय साइड एंड माला ऑनलाइन चैनल मेंबर एंड फैमिली साइड। दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2025 में अब जनवरी का डेट है, कौन से डेट में ये वीडियो अपलोड हो रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा बहुत खुशी हो रही है कि हम सब नए साल में भी जुड़ रहे हैं। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नया साल है तो समथिंग न्यू चीज लेके आया हूँ, मैं कुछ डेवलपमेंट्स लेके आया हूँ वगैरह वगैरह। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ के कंटिन्यूसली रेगुलरली और ये वीडियो ध्यान से सुने ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में क्योंकि नया साल है 2025 में 3 चीजें कवर करूंगा दोस्तों। एक तो 2025 में नए साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट का क्या हाल होगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या अपॉइंटमेंट आसान से मिलेंगे या नहीं, या फिर से एक अपॉइंटमेंट में दिक्कत आएंगी जैसे लास्ट मंथ दिसंबर में हो रहा था, या फिर नवंबर एंड में, या फिर नया अपॉइंटमेंट यानी कि नया रूल आया है, मतलब नया रूल के हिसाब से क्या चेंज होगा, आपको क्या फायदा हो सकता है या नुकसान। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नया गवर्नमेंट आया है तो उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप सबको पता है कि H1B वीजा और F1 वीजा में थोड़ा इम्पैक्ट होने वाला है ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस से ये वीडियो देखना पड़ेगा। कंप्लीटली सारे के सारे पॉइंट में एक बाय एक करके मैं कंटिन्यू करूंगा और कवर करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है बालकृष्णा और इस चैनल का नाम है बाला ऑनलाइन, जहाँ पे यूएस वीजा रिलेटेड वीडियोस, यूएस एम्बेसी का जो अपडेट्स है वो, या फिर अपॉइंटमेंट्स के बारे में हो, या फिर इंटरव्यू के बारे में, कैसे B1 B2 वीजा को लिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, या फिर कैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, उससे इस वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये वीडियो देख रहे हैं तो इस नए साल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी लेते हैं, जब जो है आप सबका फेवरेट दोस्तों B1 B2 वीजा कैटेगरी, जो होता है बिजनेस विजिट के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म विजिट के लिए, या फिर आपके टूरिज्म के लिए दोस्तों, या फिर मीटिंग्स के लिए। दोस्तों आज के हिसाब से करंटली अगर देखा जाए तो अपॉइंटमेंट्स के बारे में B1 B2 वीजा का अपॉइंटमेंट वेट टाइम है अराउंड 1 ईयर। आप जाके यूएस एम्बेसी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। 1 साल का वेटिंग पीरियड है, कभी कभी 6 महीने का मिलता था, अब तो ना के बराबर मिल रहा है दिसंबर एंड नवंबर एंड से दिसंबर तक, और अभी तक भी नहीं मिला। हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता में या फिर कुछ दिनों में जल्दी मिल जाए, अदरवाइज वेट टाइम इज 1 ईयर। तो मैं रिपीट करता हूँ, B1 B2 वीजा है नॉन इमिग्रेंट, शॉर्ट टर्म वीजा है टूरिज्म के लिए, और यानी कि बिजनेस विजिट के लिए, जहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब देखिए तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपॉइंटमेंट बुक किए, यानी कि बहुत सारे लोगों ने किए, मैंने भी खुद देखा, चैनल मेंबर हमसे जुड़े, और कुछ लोगों को दिक्कत हुआ कि अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेकेंड ऑप्शन की डेडिकेटेड लोकेशन में मिलना मुश्किल था उन्होंने, तो इसलिए लोकेशन डिफरेंट लोकेशन में भी लेने का चालू किया, एनीवेयर लोकेशन का। वहाँ पे लोगों का चांसेस बढ़ गया, जैसे कि OFC मिला है दिल्ली में और बॉम्बे में मिला है, यानी कि इंटरव्यू कॉन्सुलर इंटरव्यू दोनों मिला। तो उसके वो यूज़ करने से भी जो हमने ऑप्शन दिया था अपने चैनल पे, और भी उनको ऑप्शंस मिले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं मिला किसी कारण, यानी कि आप लोग कंटिन्यूसली ट्राई नहीं किए, या फिर आप फ्लेक्सिबल नहीं थे कि मतलब डिफरेंट लोकेशन में लेने के लिए, ऐसे लोगों को नहीं मिला। या फिर कुछ लोग यानी कि डेडिकेटेड लोकेशन ही लेना था, उनको कोई चिंता नहीं थी कि लेट मिले, तो उन लोगों को लेट लेके छोड़ दिया, जैसे कि 1 साल का बाद का, या फिर 6 महीने के बाद का। और जो ग्रुप अपॉइंटमेंट है, यानी कि 2 लोग का, 3 लोग का, 4 लोग का, उनको डेडिकेटेड पहली बात मिलना मुश्किल था, और लोगों ने वेट करके बुक किया 6 महीना 8 महीना के बारे में। और कुछ लोगों ने क्या किया कि वेरियस लोकेशन में, मल्टीपल लोकेशन में बुक किया, तो उनको अर्ली स्लॉट भी कुछ लोगों को मिल गया। और दोस्तों ये भी बता दो कि हमने भी बहुत सारे चैनल मेंबर्स को हेल्प किया है अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए, भले ही वो सिंगल का हो या फिर ग्रुप अपॉइंटमेंट का हो। 2-3 महीने के अंदर लेके दिया है, या फिर 1 महीने के अंदर भी लेके दिया है। इसलिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अपॉइंटमेंट्स रेगुलरली ओपन हो गए, या फिर बल्क स्लॉट ओपन हो रहे हैं, तो मैं तुरंत बता दूंगा वीडियो करके, जैसे मैं हर बार बताता हूं कि बल्क स्लॉट ओपन होते ही और आप उसका फायदा उठाते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि B1 B2 वीजा का अप्रूवल रेट के बारे में दोस्तों, कि 2025 में कैसा रहेगा। 2024 तक तो देख चुके हैं आप, मैंने भी शेयर किया था इन्फॉर्मेशन। अब 2025 में कैसा रहेगा देखिए दोस्तों, अब तक देखा जाए तो अभी तक करंट टिल नाउ, यानी कि दिसंबर तक बोले, अभी तक
अप्रूवल रेट था यानी कि अबाउट 60 to 70%, आप रफली देख के चलिए 60 to 70% था। ये मैंने कहाँ से लिया इन्फॉर्मेशन, यहाँ से यूएस एम्बेसी में या यूएससीआईएस में जहाँ पे डेटा शेयर होता है वहाँ से, प्लस इंटरनेट पे जहाँ से भी मैं रिसर्च करके लिया हूँ, अराउंड 60 to 70% आप भी जाके चेक कर सकते हैं। रफली 60 to 70% अप्रूवल रेट है। तो ये रफ आइडिया है दोस्तों, मेरा पर्सनल रिसर्च डेटा है। ये आप कंसिडर मत कीजिए कि अपने एप्लीकेशन के लिए आप अपना रिसर्च करके खुद डिसीजन ले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वीज़ा अप्रूवल प्योरली डिपेंड होता है कि कितना लेजिटिमेट से आपने एप्लीकेशन फिलअप किया है, DS-160 या फिर यूएस वीज़ा एप्लीकेशन, और आपका प्रोफाइल कितना सही है, कितना स्ट्रांग है, और आपका पर्पस ऑफ विजिट B1 B2 वीज़ा के लिए कितना सही है, कितना जेन्युइन है, और आप इंटरव्यू में अगर जेन्युइन है, सही है, तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग सही हो। और दूसरी बात कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, क्या सही से सभी डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, यानी कभी कभी डॉक्यूमेंट भी पूछ लेते हैं और आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको B1 B2 वीज़ा गाइडलाइंस के दौरान मुताबिक ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब अप्रूवल चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसा है कि उनका पर्पस ऑफ विजिट सही नहीं होता, उनका पर्पस ऑफ विजिट यानी कि B1 B2 वीज़ा के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होता, या फिर उनका प्रोफाइल वीक होता है, या फिर वो एलिजिबल नहीं है, बस ऐसा ही यूएस वीज़ा अप्लाई कर दिया, बस ऐसा यूएस के अंदर घुसना है, जैसे यूएस के अंदर घुसते हैं तो उनका सितारा चमक जाएगा, नसीब चमक जाएगा, ऐसा करने से नहीं होगा दोस्तों। प्रॉपरली अगर एलिजिबल है आप अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। 99.99% रिजेक्ट होने का चांस नहीं है। हाँ, रिजेक्ट ऐसे जेन्युइन केस में भी अगर रिजेक्ट होता है तो मतलब आपके प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ गलती है, आपको सुधारना पड़ेगा, सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो लोग हमारे चैनल मेंबर है, जुड़े हैं, उन लोगों ने यानी कि अपीयर किया है इंटरव्यू, मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, उनको गाइड किया है, उन सबका अगर मैं डेटा देखूं तो अप्रूवल रेट है दोस्तों अराउंड 80 to 85%, राइट। तो 80 to 85% लोग अप्रूव हुए हैं, जो जिनको भी मैंने टिप्स दिया है, फिर हेल्प करने की कोशिश की। तो ये नहीं कि मतलब आपको मान के नहीं चलना कि 85% हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से 60 to 70% हो रहा है। जो डेटा हमारे चैनल मेंबर यहाँ पे जुड़े हैं उनके हिसाब से 80 to 85% हुआ है। मार्केट में जो हुआ है 60 to 70%, इस चैनल मेंबर जो है इस चैनल पे है 80 to 85% देखने के लिए मिला है। डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सही तरीके से आपको B1 B2 वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ाना है तो अगर 2 दिन के बाद इंटरव्यू है तो आज तैयारी करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप यूएस जाने की तैयारी कर रहे हैं, घूमने के लिए या फिर किसी मिलने के लिए, मीटिंग्स के लिए, आप डेट स्लॉट लेंगे तो मिनिमम 2-3 महीने के बाद का मिलेगा, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, ज़्यादा टाइम है। तो अभी से प्रिपेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिए। भाई डॉक्यूमेंट रहना चाहिए आपके पास। कुछ डॉक्यूमेंट बना नहीं रहे हैं आप, आपके पास जो सही डॉक्यूमेंट है उसका अरेंज करके सेट करना है बस। एक तो डॉक्यूमेंट है, जैसे बैंक स्टेटमेंट लाना है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये तो एक दिन में तो नहीं होगा ना, 1 घंटे में आपको अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ होगा, या तो लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से या बैंक से। तो डॉक्यूमेंट अरेंज कीजिए और ये कीजिए कि मतलब आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या सही है, क्या नहीं है, क्या ठीक करवाना है, उस पर ध्यान दीजिए, एनालाइज कीजिए, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा रिसर्च कीजिए, और क्या आंसर होना चाहिए आपके प्रोफाइल के हिसाब से, वो आंसर कैसे देना चाहिए। तो इंटरव्यू का भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। मतलब आप जाके यूएस एम्बेसी वेबसाइट में इंडिया में का जाके ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री का जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे गाइडलाइंस क्लियरली दिया है दोस्तों। आपको कोई मतलब किसी से हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। यूएस एम्बेसी वेबसाइट में जाएंगे आप, वहाँ पे क्लियर कर लिखा है कि क्या गाइडलाइंस है। अगर स्ट्रिक्टली उस गाइडलाइंस के हिसाब से आप फॉलो करके अप्लाई करते हैं तो आपको अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। इफ यू आर एलिजिबल, अगर मान लीजिए कि आप एलिजिबल ही नहीं है, गाइडलाइंस कितना भी पढ़ लो आपको नहीं मिलेगा वीजा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिजिबल होना चाहिए, पर्पस ऑफ विजिट सही होना चाहिए एज पर B1 B2 वीजा गाइडलाइन, और जाके पूरा गाइडलाइंस पढ़िए तो आसान हो सकती है। वो एक हो गया। और दोस्तों ये सब होमवर्क करने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आपके दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेंबर के साथ, या फिर जो आपके ऑफिस में या कोई दोस्त ऑलरेडी यूएस से जा चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो आपका यूएस वीजा इंटरव्यू एक्चुअल में थोड़ा हेल्प हो सकता है, आसान हो जाएगा। और जो इंटरव्यू बोलता हूँ, मतलब आप ये एग्जाम नहीं लिख रहे कि मतलब आपको रट्टा मार के जाना है।
आपको पता रहना चाहिए कि क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर देना चाहिए, मतलब क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या आंसर देना चाहिए। सब कुछ ये अप्रूवल का एक मैं मंत्र बताता हूँ, ये एक मैजिक थिंग आपको सही बताना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक एवरीथिंग ट्रूथ। आपको सब कुछ सही बोलना पड़ेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। अप्रूवल चांस बढ़ेंगे। आप जैसे झूठ बोलना शुरू करेंगे वो पता लग जाता है, प्लस एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा हेल्प चाहिए, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। आई विल आल्सो ट्राई टू हेल्प यू। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा हेल्प करने की। तो दोस्तों, अगले पॉइंट में बढ़ने के पहले थोड़ा सा बता दूं कि नवंबर दिसंबर से, यानी कि पिछले 1.5 महीने से, 1-1.5 महीने से अपॉइंटमेंट्स थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ड्यू टू दी न्यू रूल जो 1 जनवरी 2025 से अभी जो शुरू हो गया है, अभी पता नहीं सिस्टम में दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो थोड़ा सा 2-4 दिन वेट कीजिए या फिर 1 हफ्ता वेट कीजिए, अपॉइंटमेंट रेगुलर होने का बहुत चांसेस है। वैसे भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट में जाते हैं जो अपडेट है इस बार का। तो न्यू रूल फ्रॉम 1 जनवरी 2025 दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2025 से रूल चेंज हो गया है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। इसका मतलब है कि पहले आप DS-160 फिलअप करके और US वीज़ा फीस भर के उसके बाद एक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेते थे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेते थे। वो हो सकता है कि 1 साल के बाद का, 6 महीने के बाद का, कुछ भी। उसके बाद आप रीशेड्यूल करते थे, ठीक है, और नज़दीक। फर्स्ट टाइम रीशेड्यूल, उसके बाद सेकेंड रीशेड्यूल करते थे और भी नज़दीक, और तीसरी बार भी रीशेड्यूल करते थे। मतलब आपको पहले क्या होता था कि 3 रीशेड्यूल मिलता था एक अपॉइंटमेंट के अलावा, यानी कि 4 बार कर सकते थे, राइट। 3 रीशेड्यूल्स वेर अलाउड। तब क्या था कि आपको, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस था, चांसेस था डेट को नजदीक लाने के लिए। लेकिन दोस्तों 1 जनवरी से अभी आगे जाके क्या होने वाला है कि आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक ही रीशेड्यूल मिलेगा, यानी कि 50% कम कर दिया। पहले टोटली 4 ऑप्शन मिलता था, एक ओरिजिनल, 3 रीशेड्यूल। अभी आपको सिर्फ टोटली 2 मिल रहा है, एक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट प्लस एक रीशेड्यूल। इसलिए अगर आप तय कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसे जाने का, वही बोल रहा हूँ कि मैं एडवांस में प्लान करें। और आप एडवांस में प्लान करके, यानी कि मान लीजिए कि आपको 6 महीने के बाद का जाना है, आप एक डेट उठा रहे हैं, आपको शायद मिल रहा है 8 या 6 या 7 महीने का बाद का मिल रहा है, आप एक डेट ले लेंगे। उसके बाद एक ही चांस मिलेगा आपको रीशेड्यूल करने के लिए, तो सोच समझ के करना। 6 महीने के बाद का मिला तो ही करना, या 7 महीने के बाद का या 8 महीने का मिल रहा है नहीं करना, या फिर 3 महीने के बाद का मिला तो कर ही लेना। लेकिन ध्यान रखना कि आपको एक ही रीशेड्यूल मिलेगा। पहले एक अपॉइंटमेंट, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के बाद 3 बार रीशेड्यूल मिलता था, अभी एक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। अगर फिर भी दोस्तों आपने एक ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद एक रीशेड्यूल किया, उसके बाद भी आपको डिजायर्ड डेट नहीं मिला, जो आपको मनचाहा डेट नहीं मिला, तो आपको और भी नेक्स्ट डेट लेना है, फिर चेंज करना है, तो आपके पास एक ही चांस है। आपको ये करंट अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगा। न्यू एप्लीकेशन फिल करके CJ पोर्टल में आपको फिर से US वीजा फिर भरना पड़ेगा, उसके बाद नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने एक चांस गवा दिया, डेट नहीं मिला, तो फिर से आपको नया एप्लीकेशन क्रिएट करके नया फीस भर के आपको डेट लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था, जो भी है 3-4 महीने के बाद का, वो गया। उसके बाद जो फीस भरा था $185 अराउंड $15,500, वो भी गया। अब नया फीस भरना है, सेम $185 प्लस जो डेट लेंगे, जो 3 महीने के बाद का, 4 महीने के बाद का नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि 1 साल के बाद का मिले या फिर 6 महीने के बाद का मिले। इसीलिए जब डेट लेंगे सोच समझ कर लेना। जब रीशेड्यूल करेंगे, एक बार चांस मिलता है, सोच समझ कर करना। सबसे बड़ी बात मैं वही कहूंगा कि अप्लाई करने के पहले आप प्लान कर लीजिए कि कब जाना है, उस हिसाब से बैकवर्ड करना। जैसे ये जनवरी 2025 है, मेरे को जाना है यानी कि सितंबर अक्टूबर में, मैं अभी से प्लान कर दूंगा, अभी अप्लाई करके अभी कर दूंगा, तो मेरे को डेट मिलेगा 6-7 महीने के बाद का। मुख्य फायदा है, मुझे पता है कि तभी जाना है। या फिर मेरे को नेक्स्ट जनवरी या फरवरी में जाना है 2026, अभी अप्लाई कर दूंगा मैं आराम से। जस्ट नो हाउ टू वेट, दैट्स इट। प्लान करना है, जैसे F1 वीजा वाले करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसी तरह। ये नहीं कि मतलब ये जनवरी 2025 है, मेरे को जाना है यानी कि सितंबर अक्टूबर 2025 में, यानी कि क्रिसमस के टाइम बोल लीजिए या फिर दिवाली के टाइम, और मैं अभी बुक नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं एप्लीकेशन नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा जून जुलाई में, जाके मैं एप्लीकेशन भरना शुरू करूँगा। अब जहाँ तक जब तक मैं एप्लीकेशन फिलअप करूँ, CJ पोर्टल करूँ, VS वीजा फीस लेके डेट लूँ, आई विल गो इनटू द अगस्त में पहुँच जाऊँगा। जब अगस्त में पहुँचूंगा तो डेफिनेटली मेरे को सितंबर अक्टूबर का या नवंबर का नहीं मिलेगा, राइट। मेरे को मिलेगा 2026 का।
तो वेस्ट ऑफ टाइम, प्लान करके चलिए। अगर किसी कारण आप प्लान कर नहीं पाए या फिर मिस हो गया, गलती हुई, जो भी हुआ, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा अर्ली डेट चाहिए 2-3 महीने का या फिर थोड़ा सा अर्ली, आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, गाइड करूंगा कि कैसे मिल सकता है, यानी कि किस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए जो आसान से मिले, या फिर कंटिन्यूसली ट्राई करें स्लॉट ढूंढने के लिए आपको मिल सकता है। तो आई विल ट्राई टू, प्रॉमिस नहीं करूंगा लेकिन हेल्प करूंगा कि आपको अर्ली डेट दिलवाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैटेगरी ऑफ वीजा, F1 स्टूडेंट्स वीजा। दोस्तों जो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड से, ज्यादातर इंडिया से लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए यूएस में, जो कि यूजुअली ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, और कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं वेकेशनल कोर्स के लिए जाते हैं, वो अलग कैटेगरी है। मैं F1 वीजा की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, करेंटली जो ओपन हुआ है, स्प्रिंग के लिए ओपन हुआ है, चल ही रहा था, अभी भी ओपन हुआ है, एक आध का होगा, लेकिन लास्ट मंथ तक स्प्रिंग के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए थे, और ग्रेजुअली थोड़े दिन के बाद, जनवरी से अभी कुछ दिनों के बाद इट विल स्टार्ट फॉर इनटेक, समर के लिए ओपन होना शुरू हो जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि मतलब कंपेयरिंग टू B1 B2 वीजा, जहाँ पे 1 साल तक का वेट टाइम है, F1 वीजा के लिए सिर्फ 3 महीने का वेट टाइम है दोस्तों। 3 महीना, जब मैं बोलूंगा 1 महीने के बाद का भी मिल सकता है, या फिर 2-3 महीने के अंदर भी मिल सकता है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी स्टूडेंट वीजा के बारे में कहूँ या अपॉइंटमेंट के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कहीं भी। B1 B2 वीजा के हिसाब से कंपेयरिंग टू दैट, एजुकेशन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए F1 वीजा का अपॉइंटमेंट थोड़ा सा वेट टाइम कम है। प्लस स्टूडेंट वीजा का जो नंबर है कंपेयरिंग टू B1 B2 वीजा, वॉल्यूम कम होता है, तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम कम है तो वेट पीरियड कम है। अब B1 B2 वीजा तो यानी कि शॉर्ट टर्म है, बिजनेस विजिट के लिए जाते हैं, यानी कि वहां पर व्यस्तता नहीं है, ट्रैवल करके आते हैं, इसलिए वेट टाइम ज्यादा है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो वेट टाइम ज्यादा है। F1 वीजा का क्या है कि अप्लाई करके वहां पे बसते हैं, यानी कि नॉट परमानेंटली, पढ़ाई के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो इतना भी कोर्स टाइम है तब तक रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं वेट टाइम भी कम है। जैसे कि H1B वीजा का भी वॉल्यूम कम है, 65,000 प्लस 20,000, 85,000 का कैप है, उसी तरह, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लान इन एडवांस, यानी कि मिनिमम 6 मंथ पहले तो प्लान करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पे आपको 6 मंथ के बाद आपको यूनिवर्सिटी का क्लासेस शुरू हो रहे हैं, 6 महीने पहले कीजिए। एवरेज अगर देखा जाए तो 9 मंथ्स टू 1 ईयर के पहले लोग अप्लाई करते हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहले काम करना शुरू कर देते हैं, कि मतलब अप्लाई करके वगैरह वगैरह, पिटिशन लेके, यानी जो भी फॉर्म अप्रूवल लेके USCIS से यानी कि यूनिवर्सिटी से काम करना शुरू करते हैं। वेरी गुड। लेकिन जिसको पता नहीं है, आप भी अगर F1 वीजा में US को पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, 1 साल पहले ही प्लान कर दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह, यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना, ढूंढना, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा एक्सपर्टाइज, कौन सा सिलेबस वगैरह वगैरह। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में, इतना आसान नहीं मिलना F1 वीजा का अपॉइंटमेंट और F1 वीजा का अप्रूवल, राइट। हाँ, अगर थोड़ा लेट हो गया है, कुछ लोग थोड़ा देरी से देख रहे वीडियो, कुछ लोग थोड़ा देरी से शुरू कर रहे हैं F1 वीजा का, 6-7 महीना है, अभी भी लेट नहीं हुआ, शुरू कर दीजिए। अगर लोग जिस लोगों ने बहुत लेट शुरू किया है, मैं क्या कहूँ, आपको तो बहुत स्पीड से भागना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह लॉजिकली आपको एनालाइज करके प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बार 2024 तक जो हुआ। लेकिन दोस्तों न्यू गवर्नमेंट आने के बाद मुझे पता है कि आप सब लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। स्ट्रिक्ट यानी कि जो एलिजिबल है, जो मेरिट बेसिस पे जो अच्छा पढ़ाई करके स्कोर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो एवरेज है या बिलो एवरेज, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं और एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी, H1B वीजा। दोस्तों जो वर्क परमिट वीजा है, और ये एक्चुअली नए जॉब जो ढूंढते हैं US कंपनी में, उनको दिया जाता है। और H1B वीजा दोस्तों लॉटरी बेस्ड होता है, जो यानी कि अगर मान लीजिए मैं हूँ और मेरे दोस्त लोग हैं, 10 लोगों ने जॉब ढूंढा US में, 10 लोगों को जॉब भी मिल गया, और 10 लोगों को कंपनी बोलता है कि आके वीजा अप्लाई कीजिए, हमारी कंपनी में काम कीजिए। बट ऐसा नहीं होगा। 10 लोगों में से लॉटरी में 10 लोग, हम 10 लोगों में से 2 लोगों को उठाया जाएगा, पिकअप करेंगे। ऐसे लॉटरी सिस्टम हो सकता है कि मेरा नाम आए या ना आए, हो सकता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं उतना खास नहीं हूँ मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरा लॉटरी में आ जाए, मेरे को वीजा मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं अच्छा सा कैंडिडेट हूँ, उन्हें की स्पेशलाइज मैं एक्सपर्ट हूँ अपने लाइन पे,
और लॉटरी सिस्टम में मेरा नाम आ गया, लकी भी हूँ, लकी भी होना चाहिए। H1B वीजा के लिए दोस्तों आपको मेरिट के साथ साथ क्या बोलते हैं, स्किल के साथ साथ आपको लकी भी होना पड़ेगा। तो ये लॉटरी बेस्ड वीजा है, तो लॉटरी बेस्ड अगर आपका नाम आए उसमें तभी आपको पिकअप कर दिया जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों जितना भी लोग लाखों लोग अप्लाई करें H1B वीजा के लिए, सबको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा लॉटरी बेस्ड में। बस एक स्पेसिफिक नंबर में ही कैप है, यानी कि उसी नंबर को दिया जाएगा। जैसे यानी कि टोटली 85,000 वीजास को इश्यू किया जाता है दोस्तों हर साल वर्ल्ड वाइड, यानी कि मेजॉरिटी इंडिया से और चाइना से है, 50% है, 50% अक्रॉस वर्ल्ड। उसमें भी कैटेगरी है दोस्तों रेगुलर कैप। रेगुलर कैप है 65,000 वीजा जो रेगुलर डिग्रीज को दिया जाता है। जो लोग कहीं से भी किसी भी कंट्री से कोई भी डिग्री करके वहां पे जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, उनको दिया जाता है 65,000। और दोस्तों 20,000 वीजा थोड़ा रिजर्व करके रखते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया है यूएस यूनिवर्सिटी से। एग्जाम्पल 65,000 लोग कहीं से भी लेंगे यानी कि जॉब के लिए, और 20,000 लोग, यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं डिग्री इंडिया में किया और मास्टर्स में जाके किया यूएस में, वो भी स्पेसिफिक मास्टर्स, यानी कि हर कोई मास्टर्स नहीं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में मास्टर्स किया तो यूएस यूनिवर्सिटी से, तो मेरे को प्रायोरिटी दिया जाएगा। मैं ये 20,000 के कैप में मेरा नाम भी आएगा। जब मैं 20,000 लोगों का बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड डिग्री होता है दोस्तों, एडवांस डिग्री होता है। यूएस यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री होता है, यानी कि नॉट ए नॉर्मल डिग्री। तो दोस्तों अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पे, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग लोग हैं भूल गए, आप जाके मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने कितनी बार भी ये भी कहा कि देखिए लॉटरी सिस्टम सही है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइंट लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम है, जो रियली एलिजिबल लोग हैं, जो रियली में अच्छे से स्किल है, वो छूट जाते हैं, उनको चांस नहीं मिलता। और जो लोग एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, मतलब उनको मिल जाता है लकीली। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये थोड़ा इसको चेंज करना चाहिए। आप जाके देख लीजिए। आप हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ कि जो भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो सही होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये क्या है, मतलब क्या करूं दोस्तों, मैं जब प्रेडिक्ट करता हूँ 99% वो सही होता है। आप जाके मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। और मैंने पुराने वीडियो में भी ये भी कहा था, लास्ट ईयर भी कहा था कि देखिए ये सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा है, ये सिस्टम चेंज होगा नहीं, होना चाहिए बोला, मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और चेंज होगा भी बोला एक दिन जाके। मैंने इतना जल्दी होगा मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि होना चाहिए और हो सकता है कि कुछ सालों में हो जाएगा। अब देखिए होने वाला है बहुत जल्द। यानी कि नए गवर्नमेंट आने के बाद उनका प्रपोजल है कि ये लॉटरी सिस्टम को हटा दिया जाएगा H1B वीजा में, यानी कि कैप वही रहेगा अभी तो। हाँ, कैप को हो सकता है कि थोड़ा कम करे या फिर बढ़ा जाए, लेकिन ये लॉटरी सिस्टम हटा के मेरिट बेसिस पे अपॉर्चुनिटी देने का ये फैसला कर रहे हैं। जब मेरिट बेसिस पे यानी कि लॉटरी सिस्टम हटा दिए, हो सकता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ अपने स्किल में, अपने लाइन पे, तो मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। अगर मैं यानी कि बिलो एवरेज हूं, मैं बस ऐसे अप्लाई कर दिया जॉब यूएस कंपनी में दे भी दिया, अगर कंसुलेट ऑफिसर को लगता है कि मेरा स्किल उस लेवल का नहीं है और जो मैंने बताया कि मैं एक्सपर्ट हूं उस लेवल का मैच नहीं हो रहा है, तो मैं बिलो एवरेज हूं, तो मेरे को चांस नहीं दिया जाएगा, मुझे वीजा नहीं मिलेगा। आई विल रिपीट, नया गवर्नमेंट आने के बाद ये H1B जो लैटरल सिस्टम है वो हट जाएगा, और ये जो भी H1B वीजा में जॉब करना चाहते हैं उन्हीं को वीजा दिया जाएगा जिसका मेरिट अच्छा है, जिसका स्कोरिंग अच्छा है, जिसका स्किल अच्छा है। मेरिट बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। कब होगा देखा जाएगा। अगर कोई अपडेट मिलता है तो मैं तुरंत बताऊंगा, आपको भी मिल जाएगा इंटरनेट से, फिर भी मैं इस चैनल पे की तरीके से बता दूंगा रिसर्च करके। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब तक नहीं मिल रहा था, लॉटरी सिस्टम था, लॉटरी सिस्टम हटाने के बाद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मेरे को तो खुशी हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कीजिए। मेरे को भी जानना है कि आपका क्या ओपिनियन है। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को तो जनरली देख रहा हूँ सबको, किसी का पार्शियलिटी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है आप लिख के बताइए। और दोस्तों क्योंकि H1B वीजा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है, टोटली 85,000 वीजास को अप्लाई किया जाता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम कम है, ऑब्वियसली उसका वेट पीरियड भी कम है दोस्तों, क्योंकि लोग ही कम है, राइट। अराउंड 2 महीने का वेट पीरियड है दोस्तों, यानी कि इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, इसलिए H1B वीजा का जो भी है लोगों को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वेट पीरियड कम है, B1 B2 वीजा का है बहुत ज्यादा है, उसके बाद फॉलोड बाई क्या बोलते हैं स्टूडेंट वीजा एंड देन H1B वीजा। दोस्तों
अभी नेक्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं L1 वीजा दोस्तों। L1 वीजा अगर किसी को पता नहीं कि क्या होता है, मैं एक लाइन पे 2 लाइन पे बता दूंगा। L1 होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा दोस्तों। ये ऑपोजिट टू H1B होता है, बट थोड़ा सा सिमिलर है। H1B कहा जाता है कि अगर मैं यूएस में एक जॉब ढूंढूं इंडिया में बैठे बैठे, वो यूएस कंपनी मेरे को जॉब देता है, तो यूएस कंपनी पिटीशन डालता है यूएस को, और मेरा नाम लॉटरी में जाता है। अगर मेरा नाम लॉटरी में आ गया तो मैं यूएस जाके जॉब कर सकता हूँ, यानी कि न्यू कंपनी के साथ। L1 में क्या होता है, इंडिया में एक कंपनी है, यानी कि एग्जांपल XYZ कंपनी, और उसका ब्रांच या हेडक्वार्टर है यूएस में XYZ कंपनी, और यहाँ पे बंदा सही कर रहा है, और इंडियन कंपनी बोलता है कि भाई आप जाके यूएस कंपनी में हमारे ब्रांच में काम करो या फिर अपने हेड ऑफिस में काम करो, तो वो L1 ट्रांसफर होता है। यानी कि एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि प्रोजेक्ट या फिर कुछ सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो L1 ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है इंडिया ऑफिस टू यूएस ऑफिस, उसको L1 वीजा में बोलते हैं। और क्योंकि दोस्तों इसका L1 वीजा का भी वॉल्यूम कम है, यानी कि कंपेयर टू B1 B2 वीजा जैसे कि H1 वीजा की तरह, इसलिए इसका वेट टाइम भी कम है दोस्तों। 2 महीने के अंदर अंदर आपको डेट मिल जाता है, क्योंकि लोग कम है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मेरा न्यू गवर्नमेंट जो आया, न्यू रूल या न्यू गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ न्यूज देखने के लिए नहीं मिला। अगर आपको पता है तो शेयर कीजिए, अगर मेरे को पता होगा तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा वो न्यूज तुरंत। लेकिन जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि H1B आके लॉटरी सिस्टम है, किसी को भी लॉटरी में से उठा के जॉब दे देते हैं। लेकिन L1 क्या है, ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यानी कि नया जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, बस ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया ऑफिस से यूएस ऑफिस को। कहीं ना कहीं भी मुझे लगता है कि इसके हिसाब से ये पिकअप नहीं किया, ये क्योंकि ये लॉटरी नहीं है, दिस इज नॉट ए लॉटरी। कंपनी सेलेक्ट करता है कि भाई मेरे को ये इस बंदे को यूएस भेजना है, ये लॉटरी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसका कोई ज्यादा फिल्टर नहीं करेंगे। और दूसरे हाथ से ऑन दी अदर साइड आप देखें तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक कंपनी है, दोनों कंपनी अपना ही एम्प्लॉय को यूएस भेज रहा है, हो सकता है कि ये कंपनी जो है किसी कैंडिडेट को भेज रहा है जो यानी कि बिलो एवरेज है, स्किल ही नहीं है, बस उसको भेजना चाहते हैं। हो सकता है ऐसे भी ना चाहते हैं, मतलब हो सकता है कि न्यू गवर्नमेंट बोले कि भाई L1 वीजा को में भी आप बेस्ट कैंडिडेट को भेजिए, बेस्ट एम्प्लॉय को भेजिए, ऐसे किसी को भी ना भेजिए। जो स्किल परफेक्ट है, जो स्पेशलाइज्ड है किसी लाइन पे, जो इसका मेरिट बहुत अच्छा है, उसी को भेजो। तो यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल आ सकता है, यानी कि किसी कंपनी में 10 लोग हैं सिमिलर पोजीशन पे या सिमिलर काम कर रहे हैं, उसमें तो हो सकता है कि 8 लाख 10 लोगों को अप्लाई करना है, 10 लोगों को भेज दिया यूएस जाने के लिए, हो सकता है कि 8 लोग को रिजेक्ट कर दे और 2 लोग को अप्रूव कर दे, क्योंकि ऑफिसर को लग सकता है कि मतलब 8 लोग उतना खास नहीं है, पता नहीं क्यों यूएस भेज रहा है इसका कंपनी, यूएस एम्प्लॉय को ही वो हायर कर सकते हैं। 2 लोग कुछ स्पेशल स्किल है, स्पेशलिस्ट के लिए, मतलब कंपनी यूएस कंपनी के लिए हेल्प हो सकता है, यूएस के लिए भी हेल्प हो सकता है, वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो सकता है। ताकि मैं घुमा फिरा के यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरिट बेसिस का पिकअप कर सकते हैं, बी रेडी। H1B वीजा का बोल दिया कि मेरिट बेसिस पे दिया जाएगा यूएस वीजा, F1 को भी बोल दिया कि मेरिट बेसिस पे ही दिया जाएगा स्टूडेंट वीजा, L1 का भी हो सकता है कि मेरिट बेसिस पे दे। सो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली रेडी हो जाइए। बस अगर आपको यूएस जाना है, आपका कंपनी L1 वीजा पे भेजना चाहता है, तो आप अपना स्किल पर काम कीजिए, एडिशनल कोर्सेज कीजिए, जो भी स्किल आपके पास है उसको एनहांस कीजिए, वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों अदर कैटेगरी में हर किसी कैटेगरी को, ईच एंड एवरी कैटेगरी में कवर नहीं करूंगा इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं टॉप कैटेगरीज को मैं कवर कर दिया, जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस कैटेगरी के बारे में। आप थोड़ा सा कैटेगरी जो बचे हैं थोड़ा सा पिकअप करें, जैसे C1D हो गया, M हो गया, यानी कि J कैटेगरी हो गया, K1 हो गया, ऐसे मतलब ये क्या है कि ये कैटेगरी वॉल्यूम में बहुत कम है दोस्तों, और कुछ बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से वेटिंग पीरियड भी कम है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ज़्यादातर टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। और इस कैटेगरी में डिटेल में नहीं बताऊंगे क्या रहना चाहिए, क्या पॉलिसी से, क्या इंटरव्यू का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं करूंगा। लॉजिकली आपको सोच के आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में इसमें अप्रूव हो जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये K1 वीजा फियांसी वीजा है, यानी कि ये हो जाता है, फैमिली वीजा है हो जाता है, राइट। यानी कि C1D क्रू मेंबर का है, कभी होता है कभी नहीं होता है, डिपेंड्स ना, उस कैटेगरी के गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ B1 B2 वीजा का गाइडलाइंस, उस हिसाब से हर कैटेगरी का गाइडलाइंस होता है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। दोस्तों अभी बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट। देखिए दोस्तों ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट में ज्यादातर मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आया, किसी ने ज्यादा कंप्लेंट नहीं किया। जो भी ड्रॉप बॉक्स अप्लाई करते थे उनको
ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ मिलने के लिए, अभी भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन नवंबर से, फिर मैं रिपीट करूँगा, नवंबर दिसंबर में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अगेन दिस मे बी बिकॉज़ ऑफ द न्यू रूल जो जनवरी 1 से लागू हो रहा है 2025 से, कि अपन क्या बोलते हैं रीशेड्यूल चांसेस को घटा के एक ही कर दिया, उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आगे जाके ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत होगा, मिल जाएगा। स्पेशली H1B वीज़ा में ड्रॉप बॉक्स ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिन्यूअल्स के लिए आते हैं, इंडिया स्टैंपिंग के लिए। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप ट्राई कीजिए, मिल जाएगा। और जिसके पास ऑलरेडी वीज़ा है, जो रिन्यू करना चाहते हैं, उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स से मतलब OFC में जाके आप ड्रॉप करके आते हैं, वो एप्लीकेशन जाता है, ऑफिसर वैलिडेट करके अप्रूव करता है या फिर रिजेक्ट करते हैं। इंटरव्यू बेस्ड नहीं, आपको इंटरव्यू जाने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को अटेंड करने के लिए बोलता है सिस्टम, तो वहां पे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाता है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई कैटेगरी की भी हो, मतलब B1 B2 वीजा का हो या फिर F1 वीजा का हो, कोई भी H1 वीजा का हो, किसी भी कैटेगरी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अगर मेरी हेल्प चाहे तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, B1 B2 वीजा कैटेगरी में फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, या फिर इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो इसमें भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और दोस्तों, जो लोग यूएस वीजा अपॉइंटमेंट के बारे में चेक कर रहे हैं, या फिर जो न्यू रूल आया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर न्यू गवर्नमेंट आने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और आप इस चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।